नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेश शर्मा। मैं आपका क्वांट एजुकेटर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लास्ट वीक एसबीआई क्लरिकल का एक बड़ा रिक्रूटमेंट आउट हुआ है। काफ़ी बच्चे काफ़ी समय से एसबीआई क्लरिकल के रिक्रूटमेंट का इंतज़ार कर रहे थे और बम्पर वैकेंसीज अगर मैं कहूँ 8,200 के करीब वैकेंसी है, मतलब उससे कुछ ज़्यादा ही है, बट तकरीबन 8,200 वैकेंसीज के साथ बड़ा रिक्रूटमेंट एसबीआई क्लरिकल के लिए आउट हुआ है। इसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 17 नवंबर से और 7 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, और अगर आप इसका नोटिफिकेशन कंप्लीट एसबीआई क्लर्क की वेबसाइट से देखेंगे तो कंप्लीटली इट इज अवेलेबल ओवर देयर। ओके, तो आपको इससे रिलेटेड सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी। ओके बच्चों, तो अभी आज इस वीडियो का जो हमारा मेन मुद्दा है, हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द स्ट्रेटजी फॉर द एग्जाम, कि भैया क्वांट को हम कैसे स्ट्रेटेजाइज करें फॉर एसबीआई क्लरिकल एग्जाम्स के लिए। तो मैं आपको इस वीडियो में इन डिटेल चीजें बताऊंगा। जो भी बच्चे नए हैं या कुछ बच्चे पुराने हैं जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं बट दे वांट टू फोकस फॉर एसबीआई क्लरिकल, तो उनको पूरी तरह से क्वांट को कैसे अच्छा किया जाए, किस तरह से उसको आगे रखना है कि ताकि आप इसको एक स्कोरिंग सब्जेक्ट बना के निकलें। तो इस वीडियो को शुरुआत से लेके अंत तक जरूर सुनिएगा और जो भी आपके मन में डाउट हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मैं हर वीडियो के कमेंट को जरूर रिप्लाई करके आपके जो भी क्वेरीज होंगी उनको सूद करने की कोशिश पूरी करूंगा। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको पैटर्न बताना चाहूंगा कि पैटर्न क्या है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्री और मेंस ये दो फेज में ये एग्जाम होने वाली है। एसबीआई क्लर्क 2023 और का जो एग्जाम है ये दो फेज में होता है और ये पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है, ये पैटर्न कई सालों से चला आ रहा है। इसमें सबसे पहले प्रीलिम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो पार्ट है वो प्रीलिम्स का रहेगा, जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है बच्चे, अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे क्वांट या मैथ्स नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपकी कैलकुलेशन की स्पीड वो चेक करना चाहते हैं, आप नंबर्स में कितने अच्छे हैं वो ये चेक करना चाहते हैं। तो इसके लिए कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना होगा। तो इसमें जो आपको ड्यूरेशन मिलती है वो 20 मिनट्स की मिलती है और 35 क्वेश्चंस आपको डील करने होते हैं। तो जो बच्चे बिल्कुल नए हैं मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग फ्लो होती है, यानी कि जैसे आपको 20 मिनट इंग्लिश मिलेगा, आपको उस 20 मिनट में इंग्लिश को ही अटेम्प्ट करना है और जैसे ही 20 मिनट ओवर होंगे तब आप अपने आप ही नए सेक्शन की तरफ फॉरवर्ड कर दिए जाओगे थ्रू सॉफ्टवेयर। अब आप जब मैथ्स अटेम्प्ट करोगे तो आप इंग्लिश में पीछे नहीं जा सकते हो, क्योंकि जब इंग्लिश मैथ्स का समय चल रहा होगा तो आप इस तरह से टाइम को मतलब सेक्शंस को स्विच ओवर नहीं कर पाओगे। तो जिस समय पे आपका जो सेक्शन आपके सामने है आप उसी सेक्शन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो कई सारे नए बच्चों को ये चीजें नहीं पता होती, एग्जाम में उनके लिए बड़ी दिक्कत की चीजें हो जाती हैं, तो ध्यान में रखिएगा। तो 20 मिनट में 35 क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं। अगर आप नोट करोगे, इंग्लिश जो कि जिसको लिखने और सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं होती है, ये पढ़ के रीड करके सॉल्व करने का सब्जेक्ट है, इसमें 20 मिनट में 30 क्वेश्चंस है। लेकिन क्वांट और रीजनिंग जो कि सॉल्व करने होते हैं उसमें 20 मिनट में 35 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, यानी समय बराबर है बट क्वेश्चंस का नंबर ज्यादा है। तो बट ऑब्वियस है आपकी कैलकुलेशन स्पीड, आपकी रीडिंग स्पीड दोनों यहाँ पे चेक होंगी। ठीक है, तो क्या क्या ध्यान देना है वो मैं आगे आपको डिटेल में समझाऊंगा। ये 100 मार्क का पेपर होता है और इसमें जो कट ऑफ आती है या जो ये क्वालिफाई, ये जो एग्जाम होती है ये क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। क्वालिफाइंग नेचर मतलब इसके मार्क्स आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। ठीक है, तो प्रीलिम केवल क्वालिफाई करके आपको मेंस में ले जाने का एक रास्ता है। यहाँ पे जो भी स्कोर आप प्रीलिम में लेके आते हो वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। ठीक है बच्चे, इसी तरह से मेंस की अगर हम बात करें, मेंस का एसबीआई क्लर्क 2023, तो इसमें आपको 4 सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, यानी करंट अफेयर्स यानी जनरल अवेयरनेस एक एडिशनल सेक्शन आ जाता है, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, अगर आप देखेंगे सभी के मार्क्स अगर आप चेक करें तो 50 मार्क्स 50 क्वेश्चंस फॉर जनरल अवेयरनेस, 40 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स फॉर इंग्लिश, 50 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स फॉर मैथ्स एंड 50 क्वेश्चंस फॉर 60 मार्क्स फॉर रीजनिंग। तो यहाँ पे आपको रीजनिंग पे ज्यादा वेटेज दिखाई देगा ऑफ स्कोरिंग। ठीक है, क्वेश्चंस उतने ही हैं जितने मैथ्स में आ रहे हैं बट स्कोर का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो ये बहुत ही क्रिटिकल चीज होती है, ध्यान रखनी है। और आप यहाँ नोटिस कीजिए, यहाँ पे जो सब्जेक्ट का नाम है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया है, यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी नहीं है।
ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो क्लरिकल लेवल के आप जितने भी एग्जाम देखोगे, क्लरिकल लेवल के मोस्ट ऑफ एग्जाम में आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी ही दिखाई देगा। आप आरबीआई असिस्टेंट देखिए, एसबीआई क्लर्क देखिए, अगर एलआईसी असिस्टेंट भी आता है तो उसमें भी देखिएगा, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी दिखाई देता है। और जब भी मेंस की बात होगी वहां पे इसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा। और ये हमारे लिए मतलब इसके जो मार्क्स होंगे इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं क्लरिकल में इंटरव्यू का पार्ट नहीं है, तो आपका प्योर जो सिलेक्शन होता है, फाइनल सिलेक्शन, वो मेंस पे ही आधारित होता है, मेंस के मार्क्स से ही होता है। तो सिलेक्शन के लिए आपका मेंस पे पकड़ होना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चे, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है बच्चे पूरा ध्यान प्रीलिम्स पे लगा देते हैं, अपनी 90% एनर्जी प्रीलिम्स पे खपा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार ये पहली सीडी है, लेकिन आखिरी सीडी सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मेंस है। ठीक है ना, क्योंकि प्रीलिम्स में लाए हुए जो मार्क्स होते हैं वो आगे कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीजें आपको बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है। तो बहुत सारे बच्चे जो केवल प्रीलिम्स पे अपनी एनर्जी ज्यादा लगा रहे हैं, मैं उनको सजेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि एग्जाम में मात्र 50 दिन है, ओनली 50 डेज रह गए हैं। तो मेरे हिसाब से आपको प्री और मेंस दोनों को पैरेलल लेके चलना होगा। ऐसा मत करिएगा कि पहले केवल प्री प्री पे फोकस कर लेता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपना अमूल्य समय केवल प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करके गंवा देते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा प्रीलिम पे फोकस करने पे मैथ इंप्रूव नहीं होगा, होगा डेफिनेटली, जो आप पढ़ रहे हो वेस्ट नहीं होता है, लेकिन जो समय की नजाकत है उसमें आपको प्री और मेंस दोनों को पैरेलल लेके चलना होगा, क्योंकि प्री और मेंस में हार्डली 1 मंथ का गैप है। अगर आप देखेंगे नोटिफिकेशन, जनवरी में आपका प्रीलिम्स है और फरवरी में आपका मेंस है, अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से अगर आप वाकई में सीरियसली इस एग्जाम को देख रहे हो तो आपको प्री और मेंस साथ में लेके चलना होगा। विद इन 1 मंथ आप मेंस के ऊपर कैप्चर उतना अच्छे से कॉन्फिडेंस अर्न नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो ये मैं सीधी सी एक अप्रोच है, मैं हर किसी को देने की कोशिश करता हूं, अगर वो समझ जाए तो। ठीक है ना, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ये 50 में से 50 क्वेश्चन, ये 35 में से 35 क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके चलता हूं। जनरली प्रीलिम्स का जो पैटर्न रहता है दोस्तों, पिछले कई 3 या 4 सालों से बिल्कुल बदलाव नहीं हुआ है। आंख बंद करके किसी भी पीओ लेवल का या क्लरिकल लेवल का जो पेपर का कंपाउंडियम है, किससे बना हुआ है ये पेपर, आप आराम से बता सकते हो। तो पिछले कई सालों से ये चला आ रहा है। तो जो प्री क्लरिकल लेवल की होती है उसमें जनरली 5 क्वेश्चन या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से या नंबर सीरीज से पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन तकरीबन आपको सिंप्लीफिकेशंस पे दिए जाते हैं। 10 क्वेश्चन आपको डीआई और केसलेट में दिए जाते हैं, और बचे 10 क्वेश्चन वो आपको अर्थमेटिक फॉर्मेट में मिलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो गाइज ये जो 3 सेक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, इसको हम स्पीड मैथ कहते हैं। और जो डीआई होता है ये भी न्यूमेरिकल एबिलिटी का ही पार्ट होता है। तो यूजुअली क्लरिकल लेवल पे जो डीआई आती है वो बहुत ज्यादा लॉजिकल ना होते हुए कैलकुलेशन बेस्ड वाली होती है। यहाँ पे आपको 2 कंपोनेंट देके उनके नंबर दे दिए जाएंगे, रेशियो या परसेंटेज से उनको डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाएगा। तो यूजुअली इनकी डीआई का ऐसा ही लॉजिक रहता है। तो आप इनको आउट ऑफ अटेम्प्ट करने की तरफ जा सकते हो इफ यू आर गुड इन एवरीथिंग। अर्थमेटिक एक अच्छा टॉपिक रहता है। अर्थमेटिक बोले तो जो वर्ड प्रॉब्लम हमारे आते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है ना, SICI, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, ये जो टॉपिक्स होते हैं वो अर्थमेटिक क्वेश्चंस कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको इनके ऊपर भी अच्छा वर्क करना होता है। बहुत सारे बच्चे अपनी प्रिपरेशन डेज में गलतियां ये करते हैं कि उनका ज्यादा फोकस यहां चला जाता है। वो क्या सोचते हैं, वेटेज ऑफ द स्कोर, 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन यानी 25 क्वेश्चन, यानी तकरीबन 35 में से 25, यानी तकरीबन 70-75% मार्क्स हमारे यहीं पे हैं। तो वो अपना ज्यादा तैयारी का पोर्शन जो होते हैं वो यहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को ये सजेशन देना चाहूंगा, अगर आप वाकई में सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इन पे भी ध्यान दीजिए, नो डाउट ऑफ इट, बट अर्थमेटिक को डे 1 से शुरू करिए। बहुत सारे बच्चे अपनी प्रीलिम्स की जर्नी में अर्थमेटिक को छोड़ देते हैं। उनके मन में ये फिट हो जाता है कि यार मुझे इन 25 मार्क को सिक्योर करना, और मैथ में 25 मार्क कभी भी कम नहीं लगते हैं। हाँ, 35 में से 25 इज ऑलवेज अ गुड स्कोर, नो डाउट ऑफ इट, बट अगेन आजकल पेपर ऐसे आने लगे हैं, नंबर सीरीज में रॉन्ग सीरीज ज्यादा दे देते हैं,
और पैटर्न भी थोड़ा कैलकुलेटिव दे देता है। डीआई कई बार ऐसा होता है 2 डीआई दे रहा है तो एक डीआई थोड़ी कैलकुलेटिव दे देता है, तो वहां पे ऐसा होता है समय का अभाव हो जाता है, समय की कमी हो जाती है, क्योंकि 20 मिनट्स ही है आपके पास में। तो अगर आपको अर्थमेटिक आता होगा, क्योंकि अर्थमेटिक में जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन लेंदी या टफ दिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन लिटरली इतने आसान होते हैं जिनमें पेन लगाने की भी जरूरत नहीं होती, बट कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना प्रेफर नहीं करते हैं। तो ये बहुत बार बच्चे अपने मार्क्स को सेक्रीफाइस कर ले जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यानी आपको पूरी होलसम प्रिपरेशन की तरफ ध्यान देना होगा। ठीक है, तो यूजुअली प्रीलिम्स का ये माइंडसेट रहता है। अब बच्चों के मन में आता है सर इनको कमांड कैसे करें, तो बड़ा ही सिंपल है दोस्तों, मैं बताऊंगा इसके बारे में कि कैसे इनको इंप्रूव करना है, कैसे इनके ऊपर सवाल आते हैं। बहुत सिंपल सिंपल सवाल इस पे रहते हैं। ठीक है, तो बताएंगे आपको कैसे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, कैसे इन टॉपिक्स को इंप्रूव करना है। अब बात थोड़ी सी करते हैं मेंस पैटर्न की, कि भैया मेंस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए मेंस में अगर आप देखेंगे ना, पिछले कुछ 1-2 सालों का मैंने आपके सामने ब्यौरा रखा है जो आजकल लेटेस्ट चल रहा है। तो डीआई के ऊपर तकरीबन 15 सवाल लगभग हर साल पूछे गए हैं। डीआई के अंदर आपका बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल ग्राफ, मिसिंग ग्राफ, ये सब चीजें आ जाती हैं। और 5 क्वेश्चंस केसलेट पे, यानी 20 मार्क्स आपके तकरीबन डीआई पे बेस्ड रहते हैं बच्चों। 20 मार्क्स तकरीबन हर एग्जाम का लगभग ये पैटर्न रहा है। डिफिकल्टी ऊपर नीचे रही है, और यूजुअली एसबीआई क्लरिकल 2 शिफ्ट्स में होता रहा है। ठीक है ना, पिछले कुछ सालों से। ठीक है, 2 शिफ्ट्स में है। जनरली मेंस सिंगल शिफ्ट में खत्म होती है। आप आईबीपीएस की बात कर लें, आप आरबीआई की बात कर लें, आप आईबीपीएस आरआरबी की बात कर लें, लगभग। ठीक है, इवन एसबीआई पीओ ऑल्सो, बट एसबीआई क्लरिकल मेंस एक ऐसा एग्जाम है जो लगभग 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि 2 शिफ्ट्स में होता आया है। ठीक है ना, तो इस पे भी आपको ध्यान देना होगा। तो यहां पे थोड़ा सा फर्क आ जाता है। प्लस अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन प्रीलिम्स में भी था, मेंस में भी 5-5 सवाल लगभग हर पेपर में पूछे गए हैं, लगभग हर पेपर में। और बात करें क्वांटिटी कंपैरिजन, क्वांटिटी कंपैरिजन यानी Q1 Q2 बेस्ड, तो ये भी अर्थमेटिक का ही हिस्सा होते हैं। अर्थमेटिक और नंबर सिस्टम के ऊपर जनरली इसमें क्वेश्चंस रखे जाते हैं। ठीक है, कभी कभी क्वाड्रेटिक भी डाल दिया जाता है। नंबर सीरीज देखिए, प्री लेवल की नंबर सीरीज और मेंस लेवल की नंबर सीरीज में फर्क होता है। ठीक है, नंबर सीरीज के ऊपर भी काफी बार सवाल आपको दिखाई देते हैं, 2 या 3 मार्क्स। हाँ, प्रीलिम में जैसे 5 नंबर सीरीज का सेट देते हैं, तो मेंस में यूजुअली 5 क्वेश्चन कम देते हैं, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी वो कवर कर रहे हैं। मेंस में आपने देखा प्रीलिम्स में केवल 4 तरह के सवाल थे, मेंस में सवालों का जो तरीका है वो बढ़ जाता है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोस्तों यहां पे मैं थोड़ा सा आपका होल्ड लेना चाहूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मेंस में दी जाती है वो प्रीलिम्स के मुकाबले में काफी अलग होती है। टफ नहीं बोलूंगा मैं, बट अलग होती है। तो बहुत बार क्या होता है, बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन केवल प्री लेवल की कर लेते हैं, जहां पे एक्स और वाई का सीधा सीधा कंपेरिजन निकालना होता है। ठीक है ना, फैक्टर करके हम एक्स और वाई की वैल्यूज निकालते हैं, उनके रूट्स निकालते हैं, उनको कंपेयर करते हैं। लेकिन मेंस लेवल में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती है मेरे बच्चों, वो थोड़ी सी डिफरेंट लेवल पे आती है। वहां पे आपका नॉलेज, आपका जो बेसिक है वो बहुत चेक होता है। ठीक है ना, तो यहां अगर आप देखेंगे एवरी ईयर मेंस न्यू पैटर्न पे जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है वो आ रही है, और डुएबल होती है दोस्तों। तो जो बच्चे इसको ध्यान में नहीं रखते हैं उनको बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो प्लीज मेरा एक सजेशन है, जो भी बच्चे नए हैं, जो पहली बार क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या इसको फेस कर रहे हैं, केवल प्रीलिम्स में मत अटकना। ठीक है, मैं एक ऐसा वीडियो भी लेके आऊंगा जहां पे मैं प्री और मेंस के क्वेश्चंस में आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा। ठीक है, जो आपको बहुत क्लैरिटी देगा यार किस तरह से आपको इसको देखना होता है। और अर्थमेटिक क्वेश्चंस का अपना अच्छा वेटेज रहता ही है। 15 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन अगर आप देखें तो अच्छा खासा वेटेज अर्थमेटिक पे भी रहता है। प्लस डेटा सफिशियंसी, दोस्तों अगेन डेटा सफिशिएंसी भी आपके अर्थमेटिक कंसेप्ट पे ही डिपेंड करता है। अगर आप देखेंगे जहां पे कम आए हैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन, वहां डेटा सफिशिएंसी आ गया है। तो याद रखिए, डेटा सफिशिएंसी के भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग अर्थमेटिक कंसेप्ट जब अच्छे होंगे तभी आप इनको बना पाओगे। तो अगर आप देखेंगे मेंस में डीआई और अर्थमेटिक का अच्छा खासा वेटेज होता है, अच्छा खासा। ठीक है ना, तो आपको इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, डीआई के लिए भी बात करेंगे, इन डिटेल बताऊंगा मैं आपको डीआई को कैसे अच्छा करना है, यूजुअली गलतियां कहां करते हैं बच्चे, उस पर भी मैं इन डिटेल आपके साथ बात करूंगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं कि क्वांट को अच्छा कैसे बनाया जाए। तो जैसे कि देखिए मैंने आपको लिखा है सबसे पहला टॉपिक, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन को अच्छा कैसे बनाना है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन अगर आप देखोगे ना मेरे बच्चों, प्रीलिम्स में तकरीबन 10 क्वेश्चन और मेंस में भी एवरी शिफ्ट एवरी ईयर 5 क्वेश्चन तो दे ही रहा है, यानी 15 मार्क्स आप प्री और मेंस दोनों को पकड़ के चलिए। ठीक है ना, तो अगर आप ये सिक्योर करना चाहते हो तो यू हैव टू वर्क ऑन टेबल, योर कैलकुलेशन स्पीड, स्क्वायर्स, क्यूब्स एंड कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस।
अब बहुत बार ये होता है, बच्चे कहते हैं सर टेबल्स पे तो याद करना ही है हमें, हर कोई कहता है कि यार 30 तक याद करो, 50 तक याद करो, 40 तक याद करो, बट दिक्कत है कि हम भूल जाते हैं या फिर हम कैलकुलेशंस बिना टेबल याद किए भी मैनेज कर लेते हैं। तो एक बात दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, जो भी बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, चाहे कुछ महीनों से तैयारी कर रहे हैं, या बिल्कुल फ्रेशर है, टेबल का रोल इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई कैलकुलेशन को जल्दी बनाना चाहते हो, आपने अभी देखा 20 मिनट का समय है और आपके पास 35 क्वेश्चंस हैं, तो कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो बार बार रिपीटेडली एग्जाम पूछता रहता है, ठीक है ना। तो यूजुअली मैं हमेशा कहता हूं 1 से लेके 30 का टेबल एटलीस्ट आप याद रखिए, 1 से लेके 30 का टेबल, क्योंकि ये ऐसे नंबर है जो बहुत छोटे भी नहीं है और बहुत बड़े भी नहीं है और एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी टेबल आप याद नहीं रखोगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एग्जाम में सवाल आ गया 52 इंटू 26, अब मुझे हर बार 52 का नंबर याद कौन, और इसकी फ्रिक्वेंसी इतनी कम होगी कि मुझे 52 का नंबर टेबल याद रखना पड़ेगा। आई बात समझ में? लेकिन यस 26, 28, 23, 24, ये इनके टेबल आपको लगभग बार बार रिपीटेडली काम आते रहेंगे। तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज फोकस ऑन कि भैया आप 1 से लेके 30 का टेबल याद रखिए। और हाँ, कुछ बच्चे जिनकी मैथ्स बेसिक कैलकुलेशन अच्छी होती है तो वो अवॉइड करते हैं टेबल याद करना। वो कहते हैं यार मेरी कैलकुलेशन अच्छी है, मैं जितनी देर याद करने में लगाऊंगा उतनी देर में मैं कैलकुलेट कर ही लेता हूं। तो देखो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, 90% दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर टेबल याद रहा तो आपकी कैलकुलेशन को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा, ठीक है ना। ये एडवांटेज आपको डीआई में हेल्प करेगा, ये एडवांटेज इवन आपको अर्थमेटिक में भी हेल्प करेगा, इवन मेंस में इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है कि अगर वाकई में आपको टेबल्स याद हैं तो थोड़ा सा फोकस अगर हो सके तो प्लीज टेबल पे रखिएगा, ठीक है ना। और बहुत फर्क पड़ता है, और स्पेशली वो बच्चे जिनका मैथ्स वाकई में उनको फील होता है यार मैथ्स में दिक्कत है या मैथ्स से डर लगता है, तो प्लीज टेबल से दोस्ती कर लीजिए, बहुत फर्क लगेगा, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन स्पीड, कई बार क्या होता है आपको टेबल भी पता है, आपको प्लस माइनस करना आता है, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन में वैसी स्पीड नहीं है, क्योंकि दोस्तों 20 मिनट में 30 क्वेश्चंस को 35 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना इट्स नॉट ए जोक। क्योंकि बहुत बार ये चीज हम बच्चों से फीडबैक सुनते हैं, सर पेपर पूरा आता था बट विद इन गिवन टाइम में अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो उसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया इलाज यही है कि आप अपनी बेसिक कैलकुलेशन को अच्छा रखें। जब आपको समय मिलता है थोड़ा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने की प्रैक्टिस करते रहें खुद से। इसके लिए कोई आपको टास्क नहीं देगा, कोई आपको इसके लिए कोई अलग से आपके साथ बैठेगा नहीं। जब भी आप कोई ऐसे समय पे बैठे हो जहां पे आप कुछ अलग नहीं पढ़ रहे हो, या फिर वो आपका टाइम प्रोडक्टिविटी मतलब उस समय पे आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी हाई नहीं है, वहां पे आप कैलकुलेशन की स्पीड कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चला रहे हो या बस में बैठे हो, अगर आप ट्रैफिक में जा रहे हो तो आप देखिए आपके आंखों के सामने से कई बार 2 व्हीलर 4 व्हीलर निकलेंगे, तो उनके नंबर्स को एक साथ थोड़ा खेलो। जैसे कोई 4 डिजिट आ गया, जैसे 1 2 3 4 एक नंबर है, तो आप देख रहे हो ये नंबर किस किस से डिवाइड हो रहा है, उसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्या ये किसी नजदीक का परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। खुद से ही थोड़ा सा अपने मन के अंदर चलाते रहिए। इससे क्या होता है आपकी नंबर्स को समझने की जो स्किल होती है ना वो बेहतर होती चली जाती है, ठीक है ना। रैंडम, हाँ प्लीज अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो पूरा ध्यान गाड़ी चलाने में ही रखिएगा, ठीक है ना। कहीं ऐसा ना हो कि आप सामने वाले के नंबर पढ़ रहे हैं और उसी में कहीं पे किसी से टक्कर हो गई, ठीक है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। तो फोकस गाड़ी चलाने पे ही रखिए। बट मैं जस्ट एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि इससे कई बार क्या होता है जब आप नंबर्स के बारे में सोचते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपको फिर वो नंबर दिमाग में फिट होता चला जाता है। इट्स ब्यूटी ऑफ द नंबर्स, ओके। उसके बाद स्क्वायर क्यूब्स, बहुत बेसिक चीजें, स्क्वायर और क्यूब्स यस करने याद होनी चाहिए। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस, परसेंटेज का डेसिमल में कन्वर्जन, डेसिमल का परसेंटेज में कन्वर्जन, ये कन्वर्जन्स आपको बहुत तेज बनाते हैं, क्विक बनाते हैं, ठीक है। तो ये इन सब चीजों के ऊपर मैं बहुत डिटेल में बात करता रहा हूं। आप मेरे इस वीडियो में शुरुआत के भी वीडियो देखोगे, मैंने इन सब के ऊपर लेक्चर लिए हुए हैं। स्क्वायर क्यूब्स कैसे याद करें, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन क्या है, टेबल कैसे याद करें, इवन सबका मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है, ठीक है। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी उसकी प्लेलिस्ट अपलोड कर दूंगा, आप जाके जरूर देखिएगा, ठीक है बच्चों। साथ ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दोस्तों आजकल क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे तो बहुत सिंपल आती है, प्रीलिम लेवल पे बहुत सिंपल आती है, इवन पेन तक नहीं लगता, इतना फास्ट आप बना सकते हो। लेकिन मेंस में जैसा कि मैंने पहले भी कहा थोड़ा एडवांस लेवल आने लगा है, ठीक है। मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा प्रीलिम्स और मेंस की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या फर्क है, ठीक है बच्चे। तो जरूर उस वीडियो को भी देखना, आपको बहुत प्रॉपर आइडिया लगेगा। तो लेकिन जो बच्चे नए हैं मैं उनको स्पेसिफिकली बता देता हूं, अगर आप ऐसी किसी जगह से गाइडेंस ले रहे हो जो आपको एक ही टाइप करवा रहा है जो प्रीलिम में आता है, तो प्लीज अवेयर ऑफ इट,
ठीक है ना। मेंस लेवल पे थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और स्कोरिंग रहती है दोस्तों, टफ नहीं है, स्कोरिंग है। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट, प्लीज गो फॉर दैट। एंड अगेन नंबर सीरीज भी प्री और मेंस लेवल पे करें। देखिए ये जो 3 टॉपिक हैं ये हमेशा आपको स्कोरिंग दिलवाते हैं, प्रीलिम्स में भी, इवन मेंस में भी, क्योंकि मेंस में भी नंबर सीरीज आता ही है, क्वाड्रेटिक भी कुछ सवाल आते हैं और अप्रोक्सीमेशन आता है। तो इनको हमेशा अपनी प्रैक्टिस में रखिए, हमेशा अपनी डेली प्रैक्टिस में रखिए। अगर आपके एग्जाम में अभी 50 दिन है तकरीबन, तो इन 50 के 50 दिनों में डेली इन टॉपिक के ऊपर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, भले ही आप कुछ समय के बाद रिपीट क्वेश्चन वापस से बना लीजिए, चलेगा। क्योंकि क्या होता है कई बार, जैसे कई लोग ये कहते हैं आपके पास 50 दिन है, हर दिन 10 क्वेश्चन करिए। तो अगर मैं हर दिन 10 नए क्वेश्चन लेने जाऊंगा तो मुझे 500 क्वेश्चन तलाशने पड़ेंगे। और अगर आप फ्री पीडीएफ वगैरह की तरफ जाओगे तो पता लगता है कई बार फ्री पीडीएफ में आप नोट करिए गलतियां भी बहुत होती है ना। तो क्या होता है, जैसे अभी आप कोई बुक रेफर कर रहे हो, ऑथेंटिक बुक है, बढ़िया क्वेश्चन है, कोई टेस्ट सीरीज रेफर कर रहे हो, वहां 100 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो बेहतर क्या है, 10-10 दिन, अगर 10-10 क्वेश्चन आप कर रहे हो, 10 दिन में खत्म हो जाएंगे, तो फिर से रिपीट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को। याद थोड़ी करना है, सॉल्व करना है। और आप देखिएगा जब आप दोबारा सॉल्व करोगे आपकी स्पीड पे भी फर्क दिखेगा, क्योंकि नंबर फेमिलियर होंगे, रटने नहीं है, दिमाग में घोटना नहीं है कि इसका सी ऑप्शन है, इसका डी ऑप्शन है, नहीं, ऐसा नहीं। प्रॉपर कैलकुलेट करिए, अपने दिमाग को काम पे लगाइए, ठीक है, बहुत फायदा मिलता है। ठीक है ना। तो अगेन मैं इसमें बहुत फर्मली बिलीव करता हूं कि आप 5 अलग अलग बुक पढ़ने से बेहतर है एक बुक को 5 बार पढ़िए। आपकी नॉलेज में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाई देगा। ठीक है, मैं गारंटी दे सकता हूँ इस चीज की। एंड आई हैव सीन मेनी एग्जांपल जहां पे बच्चे पीडीएफ कलेक्ट करते रह जाते हैं, बुक्स खरीदते रह जाते हैं, बट उनका एग्जाम नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना मटेरियल है, वो कभी डिसाइड नहीं कर पाते हैं मैं शुरुआत कहां से करूं, मैं रिवाइज किससे करूं, मैं नया क्या पढ़ूं, नहीं। लेकिन जो एक बंदा केवल एक बुक खरीद रहा है या एक जगह से गाइडेंस ले रहा है, उसके सिलेक्शन होने के चांसेस काफी हाई रहते हैं। ये एक बात हमेशा याद रखिए। ठीक है, अब बात करते हैं अर्थमेटिक टॉपिक्स की। तो अर्थमेटिक में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर सवाल बनते हैं। मैं 2 टॉपिक पे आपका फोकस दिलवाना चाहूंगा, नंबर सिस्टम और एचसीएफ एलसीएम। यूजुअली बैंकिंग एग्जाम्स के बच्चे इन 2 टॉपिक्स को पढ़ते नहीं है, उनको लगता है यार ये एसएससी का टॉपिक है। तो बिल्कुल नहीं, बैंकिंग में भी एचसीएफ एलसीएम नंबर सिस्टम के ऊपर से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो प्लीज फोकस ऑन दैट, नंबर सिस्टम और एचसीएफ एलसीएम के ऊपर पूरा का पूरा फोकस रखिए। ठीक है ना, क्योंकि मेंस के अंदर, मैं प्री में इनके ऊपर सवाल आपको दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, बट मेंस के अंदर डेफिनेटली 2 या 3 सवाल पीओ लेवल पे, इवन क्लरिकल लेवल पे आपको दिखाई देते हैं। तो प्लीज इनको बिल्कुल मत छोड़िएगा, जबरदस्त टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद एवरेज, परसेंट और रेशियो, ये 3 टॉपिक को मैं हमेशा अर्थमेटिक का बैकबोन मानता हूं, क्योंकि आगे जितने भी आप टॉपिक देख रहे हो ना, इन सब में कैलकुलेशन के लिए हमें इन्हीं 3 टॉपिक को यूज करना होता है, एवरेज, परसेंट और रेशियो। अगर आप बात करें प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसीआई, इवन मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है ना, इवन आपका एक और टॉपिक है कौन सा, जी हाँ, ये 3 टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसीआई एंड मिक्सचर, ये काफी हद तक परसेंटेज पे रिलाई करते हैं, परसेंटेज के ऊपर। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस को समझना चाहते हो, उसके पहले आपको परसेंटेज आना चाहिए। अगर आपको परसेंटेज नहीं समझता है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस तकलीफ देगा। फॉर्मूले याद करके, थोड़े बहुत क्वेश्चनों के टाइप को रट के आप कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन छुड़ा लोगे, लेकिन जब आप मेंस में आओगे आपको बहुत तकलीफ जाएगी अगर आप इसको परसेंटेज से रिलेट नहीं करना आता है। सेम विद एसआईसीआई ऑल्सो, सेम विद मिक्सचर एंड एलिगेशन ऑल्सो। अगर आप रेशियो की बात करें तो पार्टनरशिप और एजेस, ये 2 ऐसे टॉपिक है जो पूरी तरह से रेशियो पे डिपेंड करते हैं। इवन टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम, इनमें भी रेशियो का अच्छा खासा यूज होता है, अच्छा खासा। क्लियर है? तो प्लीज इनके ऊपर अच्छे से फोकस करें। देखिए, अर्थमेटिक के लिए मैं हमेशा एक सजेस्ट करता हूं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कितने क्वेश्चन हर टॉपिक पे बनाएं। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है। 200 भी बनाओगे पता लगा कम पड़ गए, केवल 30 भी बनाओगे पता लगा आपका कंसेप्ट अच्छा बन गया। तो अर्थमेटिक पढ़ते समय आपका फोकस नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे नहीं होना चाहिए, क्वांटिटी पे नहीं होना चाहिए, क्वालिटी पे होना चाहिए, यानी कंसेप्ट के ऊपर होना चाहिए। कंसेप्ट को इंप्रूव करिए दोस्तों, कि यार ये एक क्वेश्चन के ऊपर ये ना 10 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। ठीक है ना, हमेशा कि यार ये एक सवाल है, इसको और कैसे घुमा सकते थे, कैसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल बैंक एग्जाम में यही हो रहा है। मेंस में वो सीधा सवाल देते ही नहीं है, घुमा फिरा के एकदम पूछते हैं वो आपसे सवाल। ठीक है ना, तो आपको इन सवालों को उठाते हुए आना चाहिए, जज करते आना चाहिए कि यार ये सवाल ये कहना चाह रहा हूं। आ रही है मेरी बात समझ में? तो यार इन चीजों के ऊपर थोड़ा फोकस करिएगा, कंसेप्ट के ऊपर। नंबर ऑफ क्वेश्चन से, अगर आपके पास ऐसी कोई वर्कशीट है जिसमें 30 से 40 क्वेश्चन हैं सिर्फ, लेकिन उनमें वैरायटी ऑफ कंसेप्ट को कवर किया गया है,
तो आई वुड प्रेफर वो 30-40 क्वेश्चन रादर देन अ पीडीएफ और अ बुक विच इज कवरिंग 300 क्वेश्चन। अगर 300 क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट के ऊपर 10-10 12-12 क्वेश्चन दे रहा है तो मुझे नहीं लगता वो आपके अंदर कंसेप्चुअली कहीं पे इंप्रूवमेंट लेके आ रहा होगा। ठीक है ना। तो जो बच्चे वाकई में अर्थमेटिक टॉपिक्स पे अच्छा काम करना चाहते हैं मैं उनको सजेस्ट करूंगा, मेरे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने एक कॉन्कर बैच पढ़ा के रखा हुआ है, कॉन्कर बैच, जिसपे मैंने सारे अर्थमेटिक कंसेप्ट कवर किए हुए हैं, सारे टॉपिक उस पर कवर किए हुए हैं। डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। ठीक है। बहुत सारे बच्चों का देखो ये भी कंसर्न आता है, सर ये तो कॉन्कर बैच आपने 2 साल पहले पढ़ाया था तो मुझे लेटेस्ट पढ़ना है। तो मेरे भाई परसेंटेज 2 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले भी परसेंटेज ही था। हाँ, हर साल ये जरूर होता है कुछ नए पैटर्न जुड़ जाते हैं, बट अर्थमेटिक का कंसेप्ट थोड़ी बदल जाएगा। तो जो नया पैटर्न आ रहा है वो उनको तभी आप क्रैक कर पाओगे जब आपका कंसेप्ट अच्छा होगा। तो कंसेप्ट के इंप्रूवमेंट के लिए इस बैच को जरूर देखिए। फ्री बैच है, मैं कोई पेड बैचेस का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, आप एकदम फ्रीली इस यूट्यूब चैनल पे इसको देख सकते हैं और ये सारे टॉपिक मैंने वहां पढ़ाए हुए हैं। ठीक है ना, क्लियर है? आ रही है मेरी बात समझ में? तो प्लीज इसको बहुत सीरियसली लीजिएगा और डेली एक अर्थमेटिक टॉपिक जरूर लीजिए। ठीक है ना। अर्थमेटिक के अंदर अगर कोई ऐसा टॉपिक आ गया है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चों को प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशंस, या फिर किसी किसी को एसआईसीआई में या किसी को मिक्सचर के अंदर तकलीफ होती है, तो क्या करते हैं वो लोग, वो इजी रास्ता चुनते हैं। वो कहते हैं यार चलो एसआईसीआई छोड़ देते हैं, एक ही तो सवाल आता है सर, छोड़ देता हूं, मैं बाकी टॉपिक बहुत अच्छे कर लिया। और मान लो आप एग्जाम देने गए और आपके शिफ्ट में एसआईसीआई के ऊपर डीआई आ गई, तो फिर आपको वो सवाल छोड़ने पड़ेंगे। और वो डीआई इतनी टफ नहीं थी, आसान थी, बट आपने तो साइकोलॉजिकली वो टॉपिक ही छोड़ा हुआ है। तो क्या होगा, आपको वो 5 सवाल चाहते और ना चाहते हुए छोड़ने ही पड़ेंगे। तो ये वैसा नहीं है कि यार एसआईसीआई है, एक ही टॉपिक है, एक ही क्वेश्चन आएगा, यूजुअली एक ही आता है। लेकिन आजकल क्या करते हैं मेंस वगैरह में, वो एक टॉपिक के ऊपर डीआई पूछ लेता है, और अगर वो डुएबल रहा, आसान रहा, और आपको वो छोड़ना पड़ गया ना, तो वो आपको कंपटीशन में बहुत पीछे ले जाएगा। मेरी बात मान के चलिए। ठीक है बच्चों, तो प्लीज हर अर्थमेटिक कंसेप्ट को, हर अर्थमेटिक टॉपिक को बहुत डिटेल में और अच्छे से पढ़ें। मैंने इस कॉन्कर बैच में बहुत अच्छे से कवर करके रखा हुआ है चीजों को। ठीक है, क्लियर है? अब बात करते हैं कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए इन 50 दिनों में। ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने कहा, सेट योर डेली टारगेट्स ऑफ ईच सब्जेक्ट। अब ये जो मैं बता रहा हूं ये चारों सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूं, आपको अपने चारों सब्जेक्ट्स को पैरेलल लेके चलना होगा। बहुत सारे बच्चों के साथ ये भी दिक्कत होती है, वो क्या करते हैं, अगर वो क्वांट छेड़ते हैं तो पता लगा पूरा दिन क्वांट ही करते रह गए, पूरा दिन रीजनिंग करते रह गए, हमने जीए पे ध्यान नहीं दिया। और बहुत सारे बच्चों के साथ ये भी दिक्कत होती है, उनके गाइड या उनके मेंटर उनको इस तरह से गाइड कर देते हैं, यार पहले प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में जीए तो है नहीं, आप एक काम करो मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग पे और प्री लेवल के कंसेप्ट पे ध्यान दो। वहां बेचारे के साथ गड़बड़ क्या हो जाती है, आप जीए पढ़ नहीं रहे हो, प्री के बाद जस्ट 1 मंथ में एग्जाम है, तो उस समय पे जब जीए पढ़ने लगते हो ना, तो 6 महीने का जीए आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको याद भी रखना है। जीए इज वन ऑफ द सब्जेक्ट जो आपको याद होना चाहिए। आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत मालूम है, बट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, एग्जैक्ट नाम नहीं पता, नहीं टिक कर पाओगे। जीए में बहुत बार ऐसा होता है, 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, पता लगा पेपर में 10 ही क्वेश्चन थे जो मतलब 100% श्योरिटी से आप टिक कर पा रहे हो। बाकी 30-40 क्वेश्चन जो बच गए हैं, उनमें से काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने पढ़े जरूर हैं, बट जो वो पूछ रहा है वो मुझे याद नहीं आ रहा, या मैंने पढ़ा है इसके बारे में, बट वो जो एग्जाम में क्वेश्चन वो ऑप्शंस दे रहा है उसको देख के कंफ्यूजन हो रहा है। ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है दोस्तों, बिलीव मी। और इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है क्योंकि वो प्रीलिम्स देने के बाद जीए पढ़ना शुरू करते हैं। तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूं, अगर आप वाकई में सीरियस हैं और एग्जाम को वाकई में क्रैक करने के हिसाब से पढ़ रहे हो ना, तो आप जीए को डे 1 से पढ़िए। तो चारों सब्जेक्ट्स आपकी स्टडी में होने चाहिए 24 घंटे में से। मतलब अब आप पढ़ने को कितना समय दे रहे हो, 10 घंटे अगर दे रहे हो, तो हर हर सब्जेक्ट को टच करना है दोस्तों। ऐसा नहीं होना चाहिए यार ये सब्जेक्ट मुझे अच्छा नहीं लगता तो इसको छोड़ देता हूँ, या मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट है इसको मैं ज्यादा करता हूँ। करिए, फेवरेट सब्जेक्ट को ज्यादा करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, जिसमें आप वीक हो, उसको छोड़ना भी गलत है। ठीक है, एक जस्टिफाइबल टाइम सबको दीजिए, तो ये बहुत जरूरी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है मॉक्स। बहुत सारे बच्चे ओवरडू कर जाते हैं मॉक्स के अंदर, मैं ये देखता हूँ। एक तो 2-2 3-3 कंपनी के मॉक्स परचेज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है भैया, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा हो सकता है, आप परचेज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने ज्यादा आप मॉक्स रखोगे, हर मॉक का एक अलग अलग पैटर्न होता है, हर कंपनी का क्वेश्चन पूछने का नजरिया भी थोड़ा अलग अलग होता है, तो होता क्या है, आपके मार्क्स बहुत फ्लक्चुएट करते रहेंगे। प्लस
अगर आप रोज मॉक दे रहे हो तो इंप्रूवमेंट कैसे करोगे? मॉक का मतलब होता है हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका हम चेक करें। लेकिन अगर आप रोज पढ़ने के बजाय आप रोज मॉक दे रहे हो, क्योंकि मॉक देने में दोस्तों कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपका इन्वेस्ट होता है। 1 घंटे तो मिनिमम जाएगा ही जाएगा, मॉक दे रहे हो। आधा घंटा या 1 घंटा आप उसको एनालाइज करने में भी तो लोगे। सिर्फ देखे स्कोर देख के छोड़ना थोड़ी है मॉक देने का मतलब, है ना? तो वहां पे मेरा ये मानना होता है वीक में बस 2 मॉक आप रखिए स्टैंडर्ड वाइज, वो भी प्रीलिम्स के। ये मेरा एक सजेशन रहता है बच्चों को, ठीक है ना? तो प्रीलिम्स में केवल हफ्ते में 2 वीक, वीक में 2 मॉक्स, दैट्स इट। इससे ज्यादा नहीं, वो भी दिन फिक्स कर दीजिए, जैसे एक वेडनेसडे को दूंगा, एक संडे को दूंगा, एक थर्सडे को दूंगा या एक सैटरडे को। मतलब दिन फिक्स होने चाहिए, वो फ्लक्चुएट नहीं कर आज मन हुआ मंडे का तो मंडे को दे नहीं। इनमें बहुत आपको, क्योंकि देखिए जब आप मॉक दे रहे हो तो कुछ दिक्कतें महसूस होंगी, कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो आपके वीक रह गए, उसके ऊपर सवाल थे आपने छोड़ दिए, या फिर कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आपने किए बट गलत हो गए, कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आपको आते थे बट समय की कमी की वजह से आप कर नहीं पाए, या फिर आप किसी लेंदी सवाल में स्टक हो गए, आपने इजी के सवाल छोड़ दिए। तो ये जो लर्निंग आप ले रहे हो मॉक से, इसको इंप्रूव करने के लिए भी तो खुद को टाइम दीजिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो प्लीज इस चीज के ऊपर जरूर ध्यान दीजिए। तो प्री और मतलब ये जो मॉक्स हैं, इनको 2 मॉक हफ्ते में रखिए, इससे ज्यादा नहीं। ज्यादा मॉक उसको देने हैं जो बंदा 2-3 साल से तैयारी कर रहा है। इवन आप 1 साल से भी तैयारी कर रहे हो तब भी आपको डेली मॉक लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बच्चे बहुत पैक होते हैं, ठीक है ना? क्योंकि आजकल मॉक दिखा के अपने आप को क्या बोलते हैं, थोड़ा सा शो ऑफ करने का आजकल शौक ट्रेंड आ चुका है। तो वो उस चीजों में मत पड़िए, एक फर्जी क्या बोलते हैं कंपटीशन में रेस मत लगाइए। असली कंपटीशन आपका रियल एग्जाम में ही होगा, ठीक है ना? क्लियर? मैं फलाना के मॉक का टॉप 10 में आया हूं, मैं फलाना के मॉक में टॉप 3 में आया हूं, इट डजेंट मैटर दैट मच। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मेरे हिसाब से आपको मॉक के ऊपर ध्यान देना है, लेकिन उतना ही देना है जितना वो डिजर्व करता है। ज्यादा मॉक पे ध्यान दे दोगे फिर पता लगा एग्जाम में आपको तकलीफ हो रही है, कुछ कुछ स्कोरिंग एरियाज फिक्स हो जाएंगे और आप इंप्रूवमेंट कुछ कर नहीं पाओगे। और जैसा कि मैंने शुरुआत में भी पॉइंट रखा था, प्री और मेन साथ में लेके चलिए बच्चों। तो क्योंकि समय कम है, आपके पास उतना समय नहीं है कि पहले आप प्री पे फोकस करें फिर मेंस पे। प्री और मेंस चाहे समय हो भी तब भी मैं सजेस्ट करता हूं प्री और मेंस को हमेशा साथ लेके चलिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो पार्टनरशिप, ठीक है ना? अब प्री लेवल पे इसके क्वेश्चन काफी आसान आते हैं और डुएबल आते हैं, तो आपने सिर्फ आसान आसान कंसेप्ट तो पढ़ लिया। लेकिन आप अगर इसी के साथ ही जैसे 1-2 दिन आपने प्रीलिम के क्वेश्चन छुड़ाए और तीसरे दिन आपने मेंस के भी सवाल ले लिए, तो आपके दिमाग में ये तो फिक्स हो जाएगा ना यार, पार्टनरशिप में प्री और मेंस दोनों के कंसेप्ट मेरे रेडी हैं। हाँ, जब मेंस आएगी तब मैं सीधा इसके लेवल के क्वेश्चंस को छुड़ा लूंगा। आर यू गेटिंग? तो पढ़ते समय, कंसेप्ट करते समय, कोर्स पढ़ते समय आप इसके ऊपर पूरा का पूरा फोकस रखिए, प्री और मेन साथ में लेके चलिए। एंड द फोर्थ एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसिस्टेंसी। मेरे बच्चों, कंसिस्टेंसी इज द की। मैंने बहुत बार बच्चों को देखा है, जब फॉर्म निकलता है थोड़ा जोश आता है, गर्माहट में वो तैयारी शुरू करते हैं, फिर जब मॉक लगाते हैं, थोड़े मार्क्स कम आ रहे होते हैं, तो उनका लो जो जो टेम्पो होता है या जो पैशन होता है वो धीरे धीरे ठंडा होता है। कंपटीशन को देख के घबरा जाते हैं, या कोई नंबर ऑफ सीट को देखे। अब देखिए कई बच्चे हैं, नंबर ऑफ सीट को कौन से स्टेट से फॉर्म भरूं। आप तैयारी करिए दोस्तों, तैयारी करिए। वो आपको अब 2-2 4-4 दिन से बच्चे यही लगे हुए हैं कि मैं कौन से स्टेट, यानी आपने पढ़ाई के 4 दिन भी वेस्ट कर दिए। और आप न्यूमरस वीडियोस देखिएगा यूट्यूब पे। कैसा हो गया दोस्तों आजकल, मतलब बहुत इजी है वीडियो अपलोड करना, तो एक एक टॉपिक के ऊपर आपको अनेकों, मतलब समुद्र में बाढ़ की तरह, मतलब इतने वीडियो आपको एक एक टॉपिक पे दिखाई देंगे, ठीक है? जो आपका क्लैरिटी दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे पता नहीं, बट कंफ्यूजन जरूर क्रिएट कर देंगे। आप एक कंफ्यूजन लेके जाओगे, वीडियो देखने के बाद 10 कंफ्यूजन बाहर लेके बाहर निकलोगे, ठीक है ना? तो मैं अगेन ये कहना चाहूंगा, प्लीज अपनी मेन जो मोटिव है वो है अपनी पढ़ाई, अपना कंसेप्ट, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। और कंसिस्टेंसी इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की इनटू दिस, ओके? तो प्लीज कंसिस्टेंट रहिए और चारों सेक्शंस को अपनी पढ़ाई में रखिए दोस्तों। ये मैं सजेशन हर किसी बच्चे को देता हूं। और यही जल्दी अगर आप कोई एग्जाम क्रैक करना चाह रहे हो तो आपको चारों सब्जेक्ट्स को जस्टिफाइबल समय देना होगा, ठीक है बच्चों? तो अभी अगर आप चाहते हो कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं प्री और मेंस का जो बाइफर्केशन है वो आप लोगों को समझाऊं, टॉपिक टू टॉपिक, ठीक है ना? इवन डीआई पे भी, हर अर्थमेटिक टॉपिक के ऊपर, तो प्लीज कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है? तो बहुत आपको आइडिया लगेगा। और हाँ, अगर आप पुणे में रहते हैं या फिर इंडिया में भी कहीं रहते हैं और पुणे आके पढ़ना चाहते हैं हमारे ऑफलाइन क्लासेस में, क्योंकि अभी देखिए पूरा मेरा फोकस जो है ऑफलाइन क्लासेस की तरफ है, और वी आर रनिंग अ सेंटर ऑफ बॉलीवुड।
एंड आपको पता है ऑली बोर्ड का क्या नाम है फॉर द बैंकिंग, स्पेशली फॉर द कंटेंट। तो कंटेंट हमारे पास बेस्ट अवेलेबल है और पढ़ाने वाले लोग भी हमारे पास बेस्ट है। मैं खुद लोकेश सर एसबीआई में ऑफिसर हूँ, प्लस आपको पूरा क्वांट पिछले 12 साल का मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपको क्वांट आपको बेहतर तरीके से सिखाऊंगा। वरुण सर हमारे साथ है जो हमारे इंग्लिश एक्सपर्ट हैं, जो खुद आईबीपीएस का पीओ एग्जाम क्रैक कर चुके हैं 2 बार। इस साल भी उन्होंने मेंस का एग्जाम फेस किया है, ठीक है। और ये एग्जाम सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको सिखा सकें बेहतर तरीके से, ठीक है। और जयंत सर रीजनिंग के लिए वन ऑफ द वेरी वेरी डेडिकेटेड फैकल्टी फॉर रीजनिंग, ठीक है ना। एंड ही ऑल्सो हैज क्रैक्ड वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम सच एज आरआरबी, पीओ, एसएससी, सीएचएसएल, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनका और पिछले 1.5 साल से हमारे साथ वो एसोसिएटेड है, ठीक है, हमारे पुणे ब्रांच में। तो आइए दोस्तों, 27 नवंबर से नया बैच 11 बजे हम लॉन्च करने जा रहे हैं फॉर एसबीआई क्लर्क 2023। अगर आप वाकई में अपनी पढ़ाई को एक रास्ता देना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छे गाइडेंस के साथ इस एग्जाम को अपीयर करना चाहते हैं, डेफिनेटली, और अगर आप बाहर से भी हैं, महाराष्ट्र के बाहर से भी हैं, तो भी आप आके पढ़ सकते हो। यहाँ पे आसपास नियर बाई में हॉस्टल की फैसिलिटीज हैं। हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, आइडिया देंगे कि कहाँ आप रह सकते हो, आपको ऑप्शंस बता देंगे। ये हमारे ऑफिस का नंबर है, ठीक है, आप कनेक्ट कर सकते हो, जुड़ सकते हो हमारे साथ, ठीक है। लॉ कॉलेज रोड पुणे हमारा ऑफिशियल ब्रांच का एड्रेस है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जबरदस्त प्रिपरेशन के साथ हमारे साथ जुड़िए, जबरदस्त आप लोगों को प्रॉपर तरीके में इसकी तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। क्लियर है बच्चों? तो ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन, और आपको जल्दी ही हम ऐसे वीडियो भी देंगे जिसमें आपको रीजनिंग और इंग्लिश को कैसे इम्प्रोवाइज करना है उसके ऊपर भी वीडियोस आपको हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो जुड़िएगा जरूर, और ऑलीवुड लर्निंग सेंटर इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत सारे और भी वीडियोस इस चैनल पे दिखाई देंगे, ठीक है बच्चों। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, विल मीट अगेन।